हेलो एवरीवन, दीप जियो क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों, कल की क्लास में हमने सूर्यतप एवं ऊष्मा संतुलन के बारे में कुछ चर्चा की थी, जिसमें हमने कल पढ़ा था सूर्यतप की परिभाषा, उसका वितरण, अलग अलग अक्षांशों पर तापमान में किस प्रकार से विविधता पाई जाती है एवं सूर्यतप के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में मित्रों हम जो सूर्यतप के वितरण के कारण जो प्रभावित हैं, अलग अलग स्थानों पर तापमान में विविधता पाई जाती है, उसके बाद में पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, ऊष्मा बजट, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये ऊष्मा बजट क्या है और किस प्रकार से पृथ्वी पर सूर्य ताप की जो ऊष्मा है वो पाई जाती है। देखिए मित्रों, पृथ्वी का जो औसत वार्षिक तापमान है वह क्या होता है, सदैव समान रहता है। पृथ्वी लगातार सूर्य से क्या करती है, सौर विकिरण प्राप्त करती है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ही सौर विकिरण कहलाती है, अर्थात सूर्यतप कहलाती है। तो जितनी मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त किए जाते हैं उतनी ही मात्रा में, ठीक है, जितनी मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त की जाती है उतनी ही मात्रा में हमारी पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी के द्वारा इन सौर विकिरणों को दीर्घ पार्थिव तरंगों या विकिरणों के रूप में क्या कर दिया जाता है, परावर्तन कर दिया जाता है। और ऊष्मा संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। ठीक है, तो जो सूर्य से आने वाली लघु सौरिक तरंगे ठीक है, पृथ्वी है, यह है लघु सौरिक तरंगे। ठीक है, ये लघु सौरिक तरंगे, इन लघु सौरिक तरंगों को हमारी पृथ्वी क्या करती है, जब ये धरातल पर आकर आती है, ठीक है, तो धरातल से वापस क्या होती है, वायुमंडल की तरफ, धरातल से टकरा करके क्या होती है, वायुमंडल की तरफ जाती है। इन्हें कहा जाता है दीर्घ पार्थिव तरंगे, पार्थिव तरंगे या विकिरण। ठीक है, ये तो है लघु सौरिक तरंगे जो क्या हो रही है, सूर्य से पृथ्वी की तरफ आ रही है, लघु सौरिक तरंगे, लेकिन ये वापस धरातल से या पृथ्वी से टकरा कर क्या हो रही है, ये परावर्तित हो रही है, दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में धरातल से वापस वायुमंडल की तरफ गति कर रही है। और इसी के ऊष्मा संतुलन को ही क्या कहा जाता है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। ठीक है, किस प्रकार से ये आ रही है और वापस किस प्रकार से ये वायुमंडल की तरफ गति कर रही है, तो यह ऊष्मा संतुलन किस प्रकार से हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, जैसे कि सूर्य है, ठीक है, अब सूर्य से जो ये ऊष्मा आ रही है, ठीक है, इसको हम लगभग एवरेज 100 इकाई मान लेते हैं। ठीक है, 100 इकाई के रूप में मानते हैं कि 100%
उष्मा यहाँ से आ रही है। अब इस 100 इकाई में से यहाँ से यह धरातल की तरफ गति कर रही है। इन उष्मा में से लगभग 35% या 35 इकाई उष्मा क्या हो रही है, यह ऊपर ही वायुमंडल में ही रह रही है। ठीक है, 35 इकाई उष्मा वायुमंडल में या अर्थात अंतरिक्ष में रह जाती है। यह धरातल पर नहीं पहुंच पाती है और इसमें से 65 इकाई या 65% उष्मा धरातल पर पहुंचती है। ठीक है, 65 इकाई धरातल पर पहुंचती है। जब ये धरातल पर पहुंचती है तो इसमें से 14% वायु, 65% में से 14% क्या होती है, वायुमंडल द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। अवशोषण। ठीक है, जब ये 100 इकाई मान करके हम अध्ययन कर रहे हैं, 35 इकाई तो अंतरिक्ष में वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद में 65 इकाई धरातल पर पहुंचती है। 65 इकाई में महाद्वीप और महासागर दोनों में ही मिलती है। ठीक है, दोनों में पहुंचती है। तो इन 65 इकाई में से जब ये धरातल पर पहुंचती है तो इसमें से 14% या 14 इकाई तो वायुमंडल के द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। इसमें से बची कितनी, अब 51 इकाई। ठीक है, 51% या 51 इकाई। ठीक है, 51 इकाई उष्मा, जो कि धरातल पर 36% तो क्या होती है, महाद्वीपों पर, महासागरों पर, और 15% ठोस धरातल पर पाई जाती है। 65 इकाई जब पहुंच रही है धरातल पर, उसमें से 14 इकाई तो वायुमंडल में अवशोषित कर ली गई और बची कितनी, 51 इकाई या 51% उष्मा। उसमें से इस 51% में 36% तो क्या है, महासागरों की, और 15% ठोस माध्यम या ठोस धरातल पर, महाद्वीपों पर। ठीक है, 36 इकाई महासागरों के लिए और 15% ठोस धरातल पर या महाद्वीपों पर आती है। अब इस 51 इकाई में से किस प्रकार से धरातल से यह उष्मा पुनः टकरा करके अंतरिक्ष की तरफ बढ़ती है। देखिए मित्रों, यहाँ पर ये धरातल पर पहुँच गई 51 इकाई। ठीक है, अब इस 51 इकाई में से ये है धरातल। ठीक है, इसमें से 23% धरातल से टकरा करके 23% धरातल से टकराकर अंतरिक्ष में पुनः विकिरित हो रही है। धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में पहुंच रही है। कितनी, 23 इकाई या 23%। ठीक है, अब इसके बाद में कितनी बची, 19% या 19 इकाई जो वाष्पीकरण या संघनन की क्रिया के द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। बाद में बचती है 9 इकाई। ठीक है, यह 9 इकाई संवहन और विक्षोभ के माध्यम से
संवहन एवं विक्षोभ में चली जाती है। ठीक है, उसमें उसको प्राप्त होती है। तो 23% धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में चली जाती है। 19% या 19 इकाई वाष्पीकरण या संघनन की गुप्त ऊष्मा में गुप्त ऊष्मा के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा 9% संवहन या विक्षोभ की क्रिया के द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार से तो ये हो गई 51 इकाई की कहानी। 51 इकाई में से 23% धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में, 19% वाष्पीकरण एवं संघनन की गुप्त ऊष्मा से और 9% संवहन एवं विक्षोभ की क्रिया के द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, ये 65 में से 51 इकाई में। ठीक है, अब इस 23 इकाई की जो क्या की जाती है, धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में विकिरित होती है, इसकी 23 इकाई का लगभग जब यह वापस क्या होती है, वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जब यह अंतरिक्ष में जा रही है 23% या 23 इकाई धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में विकिरित हो रही है, तो विकिरित होते समय इसी 23 इकाई में से 6 इकाई क्या कर ली जाती है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। कौन सी किरणों से? निर्गमित किरणों से। निर्गमित किरणों से मतलब यहाँ पर तो किससे हो रही थी, आपतित किरणों से वायुमंडल के द्वारा अवशोषण हो रहा था। जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ रही थी तो 35 इकाई तो वो अंतरिक्ष में ही रुक जाती है, अर्थात वायुमंडल में रुक जाती है। उसके बाद में 65 इकाई आती है। 65 इकाई जब वायुमंडल से धरातल की तरफ गति करती है तो यह ऊष्मा 14% ऊष्मा तो इन आपतित किरणों से वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और शेष 51 इकाई धरातल पर पहुंचती है, जिसमें से 23 इकाई धरातल से टकराकर पुनः अंतरिक्ष में विकिरित होती है और 19% वाष्पीकरण एवं संघनन के द्वारा और 9% संवहन एवं विक्षोभ के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जब यह धरातल से 23% इकाई अंतरिक्ष की ओर जाती है तो इसके कारण वायुमंडल वापस जब जाते समय वायुमंडल के द्वारा 6% ऊष्मा क्या कर ली जाती है, इन निर्गमित किरणों के माध्यम से अवशोषित कर ली जाती है। किससे? निर्गमित किरणों से। जाते समय, एक तो यहाँ पर तो आते समय हो रही थी अवशोषित वायुमंडल में और यहाँ पर जाते समय, तो जाते समय कितनी हो रही थी वायुमंडल के द्वारा अवशोषण? 6%। यह 6 इकाई ऊष्मा अवशोषित की जा रही है। तो अंतरिक्ष में कितनी पहुँच रही है? 17% या 17 इकाई वापस अंतरिक्ष में पहुंच रही है। ठीक है, 23 में से 17 अंतरिक्ष में पहुंच गई और 6 वायुमंडल द्वारा निर्गमित किरणों के माध्यम से अवशोषित कर ली गई। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पर ये तो 65 इकाई की कहानी हो गई पूरी। 65 इकाई की ये कहानी हुई, धरातल से टकराकर वापस अंतरिक्ष में 17 इकाई तो वापस चली गई और ये धरातल पर कितनी रही? 19 और 9, जो कि वाष्पीकरण संघनन के गुप्त ऊष्मा के द्वारा अवशोषित कर ली गई और 9 इकाई संवहन और विक्षोभ के द्वारा अवशोषित कर ली गई। अब जो ये 35 इकाई वायुमंडल में रुकी थी, वायुमंडल में धरातल पर न पहुँच करके यह वायुमंडल में ही रह गई थी। इन 35 इकाइयों में से 27 इकाई बादलों द्वारा परावर्तन कर दिया गया। 27 इकाई का तो क्या कर दिया गया, 35 इकाई में से 27 इकाई को बादलों द्वारा परावर्तन कर दिया गया। ठीक है, 27 इकाई का तो बादलों द्वारा परावर्तन हो गया। 35 में से 6 इकाई जो वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल के कण है, संघटक तत्व है, धूल कणों द्वारा प्रकिरणित कर ली गई, प्रकिरणन
हो गया इनका, ठीक है। 27 और 6 33%, 33 इकाई हो गई, बची कितनी 2 इकाई। तो 2 इकाई फिर क्या हो गया, धरातल के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा, धरातल के हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तन कर दिया गया, हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तन, ठीक है। ये हुई 35 इकाई की कहानी। 35 इकाई जो धरातल पर न पहुंचकर वायुमंडल में ही रुक गई थी, उसमें से 27 इकाई तो बादलों द्वारा परावर्तन कर लिया गया, 6 इकाई धूल कणों के द्वारा परिकीर्णित हो गई और 2 इकाई धरातल के हिमाच्छादित क्षेत्रों के द्वारा परावर्तन कर दिया गया। इस प्रकार यह था पृथ्वी का उष्मा बजट, ठीक है। हो गया 35 इकाई इधर हो गई और ये 65 इकाई का हिसाब ये हो गया। ये था पृथ्वी का उष्मा बजट। आगे मित्रों, जो ये 35 इकाई है, ठीक है, ये 35 इकाई, इन 35 इकाइयों को वायु के द्वारा वायुमंडल और पृथ्वी गर्म नहीं होती है। इन 35 इकाइयों के द्वारा वायुमंडल और पृथ्वी गर्म नहीं होती है। इस कारण इसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का एल्बिडो। एल्बिडो कहा जाता है, ठीक है। एल्बिडो मतलब सूर्याभिताप का वह अंश जो पृथ्वी द्वारा बिना किसी उपयोग लिए हुए पुनः अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, एल्बिडो कहलाता है। तो इस प्रकार से ये हो रहा है कि यह 35 इकाई क्या हो रही है, पृथ्वी के द्वारा नए उपयोग में न लिए हुए ही, बिना किसी उपयोग में लिए हुए ही ये क्या हो रही है, अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है, जिस कारण इसे एल्बिडो कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का जो आदर्श परिस्थिति में एल्बिडो है वो कितना है, 35 इकाई, ठीक है। आदर्श एल्बिडो वो कितना है, 35 इकाई, ठीक है। सूर्याभिताप का मात्र 51% या 51 इकाई ही धरातल पर पहुंचता है, जिसमें से 36% या 36 इकाई महासागरों के द्वारा और 35 इकाई महाद्वीपों द्वारा अवशोषित की जाती है, ठीक है। जो ये 51 इकाई थी, ठीक है, ये तो आदर्श एल्बिडो हो गया। उसके बाद में 65 इकाई बची, जो 65 इकाई जब धरातल पर पहुंच रही थी उस समय वायुमंडल में 14% इकाई वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली गई और बची शेष 51 इकाई जो कि धरातल पर सीधी पहुंचती है, उसमें से 36 इकाई महासागरों के द्वारा और 15 इकाई महाद्वीपों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। यह था पृथ्वी का आदर्श एल्बिडो। पृथ्वी का उष्मा बजट की यह कहानी पूरी हुई। इसके बाद में अगला है वायुमंडल का उष्मा बजट, देख लेते हैं इसको भी। वायुमंडल का उष्मा बजट, ठीक है। वायुमंडल का उष्मा बजट देखिए मित्रों, वायुमंडल का उष्मा बजट में जो कि पृथ्वी का उष्मा बजट था, उसके बाद में जो उष्मा बची वो वायुमंडल का उष्मा बजट किस प्रकार से है। वायुमंडल द्वारा आपतित किरणों से आपतित किरणों से कितनी उष्मा प्राप्त हो रही थी, 14%। जब सूर्य से उष्मा धरातल पर पहुंच रही थी तो वायुमंडल के द्वारा 14% उष्मा क्या कर ली गई थी, अवशोषित कर ली गई थी। अर्थात वायुमंडल के द्वारा आने वाली सूर्य से आने वाली किरणों से 14% उष्मा प्राप्त होती है तथा निर्गमित किरणों से
किरणों से कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई थी? 6% ऊष्मा प्राप्त हुई थी। जब 23% ऊष्मा धरातल से टकरा करके पुनः अंतरिक्ष में जा रही थी, लौट रही थी, उस 23% ऊष्मा में से 6% ऊष्मा वायुमंडल के द्वारा इन निर्गमित किरणों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा 19% ऊष्मा वाष्पीकरण एवं संघनन की क्रिया से कितनी ऊष्मा प्राप्त हो रही है? वाष्पीकरण एवं संघनन की क्रिया से 19% ऊष्मा की जाती है, प्राप्त की जाती है तथा संवहन एवं विक्षोभ की क्रिया के द्वारा संवहन एवं विक्षोभ की क्रिया से कितनी ऊष्मा प्राप्त हो रही है? 9% सूर्याभिताप प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह कुल ऊष्मा कितनी होती है? इस प्रकार वायुमंडल सूर्याभिताप का कुल कितना प्राप्त करता है? 48%। कुल 48% भाग प्राप्त करता है। ठीक है, तो कुल कितना प्राप्त कर रहा है? वायुमंडल सूर्याभिताप का कुल 48% भाग प्राप्त करता है, जिसे संपूर्ण रूप से पुनः अंतरिक्ष में लौटाकर वह अपना क्या करता है? वायुमंडलीय ऊष्मा संतुलन को क्या करता है? ऊष्मा बजट को संतुलित कर लेता है। ठीक है, यह है मित्रों वायुमंडल के ऊष्मा बजट की कहानी। किस प्रकार से वायुमंडल का ऊष्मा बजट तैयार होता है, किस प्रकार से वायुमंडल अपने ऊष्मा बजट को संतुलित करता है। तो इसमें 14% आपतित किरणों द्वारा, 6% निर्गमित किरणों द्वारा और 19% संघनन एवं वाष्पीकरण की क्रिया से और 9% संवहन एवं विक्षोभ की क्रिया से सूर्याभिताप प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार टोटल सूर्याभिताप कितना हो जाता है? 48% सूर्याभिताप प्राप्त कर लेता है। कौन? वायुमंडल। ठीक है, जिसे संपूर्ण रूप से पुनः अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है और लौटाकर वह अपना वायुमंडलीय ऊष्मा बजट संतुलित कर लेता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से अपना जो सूर्यताप और ऊष्मा संतुलन का जो टॉपिक था, जो हमने कल स्टार्ट किया था, वह यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।